प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ दिशा निर्देश को जानना बहुत जरूरी है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कक्षा 11वीं का मैंने फर्स्ट चैप्टर आज ही से मैंने शुरू किया है। तो चलिए कुछ दिशा निर्देश के बारे में जान लेते हैं और साथ ही इस पुस्तक के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो नवबोध का बुक है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, यहाँ पे पूछा जाता है कि इस पाठ का जो लेखक है वो कौन है। तो डॉक्टर B.L. जैन और साथ ही जीपी द्विवेदी जी हैं। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है पाठ्यक्रम। प्रिय विद्यार्थियों, बता दूं कि आपको इसी पैटर्न को लेकर आपको पढ़ाई करना होगा। अगर आप इस पैटर्न के थ्रू अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा नंबर मिलने वाला है। अगर आपने बहुत अच्छे से अगर पढ़ाई कर ली तो आपको 75 में यहाँ पे आपको 70, 72 आपको नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। और आपको इस पाठ्यक्रम को लेकर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इस जो फर्स्ट चैप्टर जो है ना, कृषि विज्ञान एवं प्रारंभिक अध्ययन, और यहाँ पे 6 अंक दिख रहा होगा, यहाँ पे 20 अंक दिख रहा हो। क्यों दिया है आपको पता चल रहा है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहला चैप्टर है, अगर आप पहला चैप्टर को पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करते समय आपको यहाँ पे 20 पेज मिलेंगे और 20 पेज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर इस पेज को आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे पता है कि आपको यहाँ पे 6 नंबर मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पे जो है 6 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए इस तरह हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा। तो दूसरा पे यहाँ बताया गया है मृदा के भौतिक गुण एवं पोषक तत्व। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यहाँ पे जो है 17 पेज है और यहाँ पे आपको 8 नंबर मिलने वाला है। अगर इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, है ना, जो मृदा के भौतिक गुण एवं पोषक तत्व, तो आपको 17 पेज में 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। अब जैसे मैंने पहला दूसरा को बता दिया, अब मैं लास्ट के जैसे बता दूं तो लास्ट पे जो है ना, ये जो है कृषि वित्त एवं सहकारिता पुनर्वृत्ति। अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते टाइम आपको यहाँ पे कृषि एवं वित्त सहकारिता का 10 पेज मिल जाएगा और पुनर्वृत्ति का 20 पेज। आप इन दोनों का अध्ययन करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलने वाले हैं, है ना। कुल योग की बात की जाए तो आपको 180 पेज अध्ययन करना होगा और आपको 75 नंबर मिल जाएगा। चलिए साथ में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ उनका इंट्रोडक्शन आ गया है। ये इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि कृषि विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन करेंगे तो आपको यहाँ पे 6 नंबर मिलने वाले हैं। जो कितने पेज थे आपको बताया था ऊपर, शायद आपको याद हो। अगर याद ना हो तो आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कृषि का परिभाषा, कृषि की प्रणाली, व्यक्तिगत खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती, सरकारी खेती, पूंजीवाद खेती, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का सामान्य परिचय, कृषि अनुसंधान केंद्र तथा कृषि विश्वविद्यालय की सामान्य जानकारी यहाँ पे दिया गया है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो है क्या कहना चाहती है और क्या क्या चीज़ को पढ़ने के लिए ये इंगित कर रही है। आप समझ गए होंगे, मेरे को ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सेकंड चैप्टर में देख सकते हैं, अब ये वही दिया है कि मृदा के भौतिक गुण एवं पोषक तत्व। आप मैं इसको लास्ट पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद में फर्स्ट लेसन को शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया है मृदा के भौतिक गुण एवं पोषक तत्व। यहाँ पे सेम वही प्रक्रिया बनाई गई है कि मृदा की परिभाषा, मृदा का संगठन, मृदा का विन्यास, मृदा का गठन, मृदा का रंध्रावकाश, मृदा जल, मृदा नमी, जल धारण क्षमता, अपेक्षित घनत्व, संशक्ति, आसंजन, मृदा ताप, मृदा का वर्गीकरण, छत्तीसगढ़ की मृदाओं की सामान्य परिचय, पोषक तत्वों के वर्गीकरण एवं उनकी प्रतिशत मात्रा आवश्यक है। पोषक तत्व पौधे में कमी की प्रमुख लक्षण तथा मृदा के परीक्षण का सामान्य परिचय यहाँ पे दिया गया है। तो इसी तरह सभी चैप्टर का यहाँ पे चैप्टर वाइज दिया गया है। आपके पास बुक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं केवल आपको हिंट के लिए बता दे रहा हूँ कि ये जो है आपको ये सब जो है टॉपिक है ना, ये चैप्टर है। ये चैप्टर का जो शॉर्ट में पढ़ना चाहेंगे तो ये शॉर्ट है पूरे, और डिटेल में आपको बुक में मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आप 25 नंबर बच गया था, तो 25 नंबर का डिटेल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 25 नंबर का डिटेल जो है यहाँ से आपको साफ साफ दिखाना चाहता हूँ मैं। ये जो है यहाँ फुल डिटेल है, जैसे कि पहचान करना, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको दिख रहा पहचान करना, गणना करना, तैयार करना, अभिलेख, अमौखिक। अगर आप इन तीनों पांचों को कर लेते हैं तो आपको 25 नंबर मिलने वाला है, क्योंकि आपको सभी ये जो पहचान करना है इससे भी 5 नंबर मिलने हैं, गणना करना है इससे भी 5 नंबर, तैयारी करना है इससे भी 5 नंबर, अभिलेख से भी, अभिलेख तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट से भी 5 नंबर, और मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे उससे भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। 720 में देखेंगे तो आपको शायद क्लियरिटी से दिख जाएगा। यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो इकाई है विषय सनिष्ठ, यहाँ पे आपको 10 पार्ट 10 चैप्टर पढ़ने के लिए मिल जाता है, और साथ ही 5 प्रायोगिक यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपको दिख रहा होगा। आप साथ ही आप पढ़ाई करने बैठे होंगे तो आप कॉपी पेन साथ ही एक बुक खोल लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिए हम लोग लेसन शुरुआत करते हैं। तो फाइनली हम लोग का चैप्टर में पहुंच चुके हैं और आप लोग आज चैप्टर को पढ़ाई करने वाले हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शस्य उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, लाख पालन, रेशम पालन का अध्ययन करते हैं, उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। देखिए, परिभाषा याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। आप अपने ही शब्द में कह सकते हैं कि आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शस्य उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, लाख पालन, रेशम इत्यादि का अध्ययन करना ही कृषि विज्ञान कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे बुक में दिया गया है कि यहाँ पे शस्य उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि हम आगे पीछे बोल देते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको इस बात को अभी फर्स्ट टाइम
कुछ कुछ गलतियाँ होती रहती है, तो आपको ये सबको ध्यान ना देकर आपको यह ध्यान देना है कि मैं किस तरीके से बोलूँ कि मेरे को परिभाषा याद हो जाए। आई होप आपको ये परिभाषा याद हो गया। तो चलिए मैं एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शस्य उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, लाख उत्पादन तथा रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं, हम कृषि विज्ञान कहते हैं। यहाँ से खत्म और हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो है हम लोग का कृषि की प्रणालियाँ। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग। संबंध व्यवस्थापन के संबंधी उच्च ढांचे से है ना, उच्च ढांचे से है, मतलब एक ऐसा प्रणाली बनाई जाती है जिसके थ्रू ये कार्य किया जाता है। जैसे आपको आगे लिखा गया है कि जिसके अंतर्गत फॉर्म को चलाया जाता है ना। किसी भी चीज़ चलाने के लिए पहले उसकी एक सिस्टम तैयार की जाती है। जब कुछ भी चीज़ होगी ना, उसके लिए एक रूल्स होता है, एक नियम होता है। सेम इसी तरह यहाँ भी इसका एक रूल्स है। तो प्रणाली का संबंध मुख्य रूप से फॉर्म का स्वामी कौन है ना। अब जो कुछ भी चीज़ का योजना बनाते हैं तो सबसे पहले उसका स्वामी कौन है, उसका निर्णय कौन लेगा, है ना। तो ये सब बात इसमें सम्मिलित है और ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सिस्टम ऑफ फार्मिंग में बता रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या साधनों का उपयोग व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है या सम्मिलित रूप से। तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग आप जैसा चाहें, आप कई लोग ऐसे खेती करते, कोई व्यक्तिगत खेती करता है, कोई सामूहिक करता है, कोई सहकारी करता है ना, कोई सरकार के साथ करता है, तो कोई समूह में करता है, तो अपनी इच्छा अनुसार करता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं बात है कि जैसा आप निर्णय चाहे उस निर्णय से आप कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि प्रबंध संबंधी का निर्णय कौन लेगा, है ना, कौन लेता है, आदि प्रश्नों से है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नया टॉपिक है हम लोग का, ये जो टॉपिक है ना। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूसरा क्लिक कर दिया, यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको कि खेती की प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक। और आप अगर खेती करेंगे तो आपको इस प्रणाली के कारक को जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला चीज़ है जोत का आकार। जोत का आकार मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बता दूं। जोत का आकार मतलब आपके पास कितने खेत है, खलिहान है, क्या उसमें खेती कर सके। जोत का आकार मतलब वो होता है। और जोत का आकार मतलब जोत का जोताई वाला मत समझिएगा। और दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पे साधनों की उपलब्धि। पहली चीज़ क्या बताए कि आपके पास भूमि कितना है, कितने हेक्टेयर, कितने एकड़। उसके बाद भी बात की जाती है साधनों की। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे व्यवसाय और उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से अगर किसी भी चीज़ की कमी होगी तो आपकी प्रणाली, आपके सिस्टम को प्रभावित करेगी। शायद आपके पास ऐसा हो कि आपके पास ज़मीन ज़्यादा हो और साधनों की उपलब्धि कम हो। शायद आपके पास ट्रैक्टर ना हो, आप मजदूरों के थ्रू करवाते हैं, जिसके थ्रू आप बहुत अधिक फायदा नहीं उठा पाते हैं। अगर आपके पास जोत का आकार कम हो, शायद ये भी हो सकता है, और आपके पास साधनों की उपलब्धि ज़्यादा हो, तो आपको इस वजह से भी आपको खेत की प्रणाली के जो कारक है वो प्रभावित कर देगी। इस वजह से आपको पहले से एक निर्णय तैयार करना है, एक सिस्टम बनाना है, क्योंकि सिस्टम ऑफ फार्मिंग आपको पहले भी बता दिया था। तो आपको ये सब निर्णय खेती करने से पहले आपको ले लेना जरूरी है ना। जैसे भी यहाँ आपको बताया गया है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा। ये जो चारों हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं चारों को अंडरलाइन किया हूँ। पहला जोत का आकार, दूसरा
साधनों की उपलब्धि, तीसरा व्यवसाय और चौथा जो है सुविधाओं का उपयोग। तो मैं यहाँ पे जिसे बता दूँ शॉर्टकट में कि जोत का आकार, चलिए मैं आपको टॉपिक के साथ ही पढ़ा देता हूँ तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है जोत का आकार, तो जोत का आकार में आपको बताया गया है कि यदि फॉर्म का जोत आकार इतना बड़ा है जैसे कि फॉर्म परिवार की आवश्यकता के पूर्ति हेतु आय पर्याप्त हो जाए, है ना, आपके पास इतनी जोत का आकार है कि आपके घर की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सके। छोटे जोत वाले किसान के लिए अपने सभी साधनों को एकत्रित करके सहकारी रूप में खेती करने के लिए लाभदायक है। छोटे किसान ये होता है कभी कभी कि उनके पास पर्याप्त आय नहीं होती है, जिसकी वजह से वो सहकारी खेती का उपयोग करते हैं और हम लोग उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। दूसरा बात कर लेते हैं, पहला जोत का आकार था, दूसरा यहाँ पे बताया गया है साधनों की उपलब्धि। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जिन किसानों के पास अपेक्षाकृत अधिक पूंजी है या पूंजीगत प्रणाली को अपना सकते हैं, ऐसे किसान श्रम, मानव श्रम के स्थान पर महंगी मशीनों का उपकरण उपयोग करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो यहाँ पर साफ में बता दूं कि जिन किसानों के पास पूंजीपति है वो मानव श्रम न लगाकर डायरेक्ट मशीन लगाकर अधिक फायदा कमा सकते हैं। जैसे कि मजदूर के जगह वो ट्रैक्टर से जुतवाएगा, खेत खलिहान को बीज बोआएगा, जिससे उसका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे तीसरा, यहाँ जो है व्यवसाय का परिणाम, है ना। व्यवसाय के परिणाम में यहाँ जैसे बताया गया है कि जोत के माप की तुलना में व्यवसाय का परिणाम शब्द अधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत जोत के माप के अतिरिक्त वर्ष भर लिए गए उद्यमों की संख्या, कुल उत्पादन की मात्रा, मानव श्रम, ये पूंजी की आवश्यकता, शुद्ध आय की मात्रा आदि आते हैं। फार्म व्यवसाय को सफल बनाने के लिए इसे उचित प्रकार से चलाना चाहिए ताकि बड़े पैमाने के उत्पादन का लाभ मिल सके। अतः सॉरी माफ कीजिएगा, मैं गलती से गलत जगह टच कर दिया। अतः व्यक्तिगत फार्म व्यवसाय परिणाम उपयुक्त नहीं होता है तो खेत की सहकारी प्रणाली अपनानी चाहिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया सहकारी प्रणाली, और आपने ऊपर भी पढ़ा था सहकारी रूप में, है ना। तो आपको बार बार कंफ्यूज कर रही कि आखिर सहकारी प्रणाली ही क्यों कहा जा रहा है, तो उनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग। कुछ सुविधाओं जैसे ऋण की सुविधा, विपणन की सुविधा आदि का लाभ। आपको ऋण की सुविधा समझ आ मतलब मालूम है? विपणन का मतलब होता है बाजार, है ना। अगर आप खेती करेंगे तो उसको भी तो आप कहीं बेचेंगे ना, तो बेचने के लिए बाजार की सुविधा होनी चाहिए, उसके लिए सड़क की सुविधा होनी चाहिए, उसके लिए गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी ना, कि अगर आपके फसल हो गया तब उसको हार्वेस्टिंग करके आप उसको कहीं तो मार्केटिंग में लेंगे। तो मार्केट आसपास होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जैसे फसल हार्वेस्ट करें और उसके बाद मार्केट में ले जाएं। और साथ ही हम लोग पढ़ लेते हैं खेत की सहकारी प्रणाली अपनाकर, है ना। फिर यहाँ पे दोहराया गया है खेत को सहकारी प्रणाली अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। इन सुविधाओं को प्रत्येक किसान को आवश्यकता होती है, परंतु छोटे परिणाम के कारण इनका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, परंतु व्यवसाय के छोटे परिणाम के कारण
वे इनका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा और पढ़ते हैं और लास्ट में आ जाती है हम लोग का कृषि प्रणाली का महत्व। और ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब इनका महत्व नहीं जानेंगे तो आप खेती कैसे करेंगे, और इनका जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहला बताया गया है कि शासन के द्वारा समय समय पर कृषि क्रियाओं तथा साधनों पर दी जाने वाली छूट यानी सब्सिडी कृषि प्रणाली के अनुसार ही निश्चित की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हर साल पता होगा कि सरकार के द्वारा किसानों के लिए कुछ सब्सिडी छूट मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी को हो जाती है कि कभी कभी सूखा पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती है, तो उसमें भी अगर उसको किसानों को मुआवजा दी जाती है ताकि वो अपना फसल की जगह उनकी भरपाई हो सके। कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए सरकार की योजना हमेशा चलती रहती है और किसानों को इस योजना का लाभ उठाना जरूरी है, क्योंकि किसान के लिए ही इस योजना को चलाया जाता है। साथ ही हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरा, जो किस प्रकार की कृषि प्रणाली को अपनाने से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ किया जा सकता है, यह और विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर निश्चित किया जा सकता है। आपको जैसे मैंने पहले फर्स्ट में बताया कि सरकार के द्वारा कुछ कुछ ऐसे सिस्टम है ना हैंडल किए जाते हैं जिसके थ्रू किसानों के लिए छूट मिलती है, खासकर उन किसानों के लिए जो छोटे कृषक हैं और उनके लिए सब्सिडी मिलती है, तो उनको बहुत ही उसके लिए खेती करना आसान हो जाता है। इसी तरह आप ये भी सलाह ले सकते हैं विशेषज्ञों के द्वारा कि हम किस फसल को लगाएं या किस प्रणाली को अपनाएं कि कम लागत पे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। साथ ही बात करते हैं हम लोग तीसरा, कृषि प्रणाली द्वारा कृषकों की खेती पर होने वाले खर्च एवं उनसे होने वाली लाभ की जांच परख की जा सकती है। अब क्षेत्र में पाए जाने वाली सुविधाओं को किस प्रणाली के द्वारा सबसे सुलभ ढंग से दोहन हो सकता है, यह उचित कृषि प्रणाली के द्वारा ही संभव है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आप ऐसा एक प्रणाली सिस्टम तैयार कीजिए कि आप हर एक चीज़ का लेखा जोखा रखिए कि आपने किस फसल में कितना खर्च किया, क्या क्या डाला, ताकि आपको साल भर के बाद जांच परख हो जाए कि आपने इस फसल में इतने खर्च किए और इस फसल से आपको इतना लाभ मिला, क्योंकि आप कृषि प्रणाली के द्वारा ही ये चीज़ संभव है। क्योंकि जनरली कोई भी ऐसे किसी भी फसल में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उनका हर एक चीज़ का लेखा जोखा रखें। आपने कितने के बीज लाया, कितने की खाद बिहन साथ ही उर्वरक लाए, वो सब का जानकारी आप एक लेखा जोखा का रजिस्टर रखें और उसमें रखें, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया और कितना आपको प्रॉफिट मिला। फिर चौथा बात कर लेते हैं प्राकृतिक आपदाओं तथा जलवायु परिवर्तन होने पर कृषि विशेषज्ञों भूजल तथा सिंचाई की उपलब्धता के अनुसार निर्देश कृषि प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। जैसे आपको मैं कुछ पहले ही बता चुका हूँ और बताने वाला हूँ कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे कभी कभी अधिक वर्षा हो जाना या फिर ओलावृष्टि या तो बर्फ़ गिर जाना, जिसकी वजह से फसल को नुकसान हो जाती है। कई तरह की समस्या होने की चांसेस रहती है। तो यहाँ पे ही आपको ये टॉपिक बताना चाहती है कि विशेषज्ञ के द्वारा भूजल तथा प्राकृतिक आपदाओं तथा सिंचाई की उपलब्धता की जानकारी आपको ले लेनी चाहिए कि आपको साल भर कैसा होने वाली है। आप उस हिसाब से खेती करिएगा तो शायद आपके लिए और ही प्रॉफिट होगी।
और नीचे बात करते हैं खेती की प्रणाली को व्यवस्थापन के आधार पर मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जैसे आपको मैंने कुछ बताया था। जैसे पहला है व्यक्तिगत खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती, सरकारी खेती और पूंजीवाद खेती। व्यक्तिगत खेती अथवा काश्तकारी खेती, इंग्लिश में बोले तो इंडिविजुअल फार्मिंग या फिर टेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। चलिए इनका हम लोग कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दिया गया है कि खेती की इस प्रणाली में किसान मुख्य रूप से स्वयं अपने फार्म का स्वामी होता है, व्यापक एवं प्रबंधकर्ता होता है। वही निर्णय लेता है तथा साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए अपने फार्म के लिए योजनाएं बनाता है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसान स्वयं फार्म का स्वामी होता है, अतः सभी प्रकार के निर्णय लेने में आजाद होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा। एक्चुअली मैंने 2 लोग अंडरलाइन किया हूँ, थोड़ा समझिएगा। उसके नीचे थोड़ा सा लिखा था कि मुख्य रूप से खेती का काश्तकारी प्रणाली ही प्रचलित है, क्योंकि हमारे भारत देश में 85% लोग छोटे किसान हैं और खासकर वो पर्सनली खेती करते हैं या व्यक्तिगत खेती, क्योंकि किसी में डिपेंड ना होके खासकर वो पर्सनल खेती करते हैं, व्यक्तिगत अपने घर के चलाने के लिए। इसलिए हमारे भारत देश में देखा जाए तो सबसे अधिक आत्मनिर्भर भारत देश भी कहा जाता है, क्योंकि हम खुद अपने फैमिली को चलाने के लिए खुद खेती करते हैं, क्योंकि हमारे देश में अगर ज़्यादा जनसंख्या देखा जाए तो किसानों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सामूहिक खेती, है ना। सामूहिक खेती जो है इसको इंग्लिश में कलेक्टिव फार्मिंग भी बोलते हैं। और माफ कीजिएगा, थोड़ा मैंने कुछ अंडरलाइन किए हैं, शायद आपको अच्छे से दिखाई दे। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो सामूहिक खेती है, कलेक्टिव फार्मिंग, खेत की सामूहिक प्रणाली में फार्म का प्रबंध तथा स्वामित्व होता है। इस प्रणाली में एक ही गांव के रहने वाले बहुत से परिवार अपने साधनों जैसे उपकरण, भूमि, पशुधन, मशीनें आदि इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद यह साधनों व्यक्तिगत विशेष की संपत्ति ना होकर समिति की संपत्ति हो जाती है। फार्म का व्यवस्थापन तथा संचालन के लिए एक प्रबंध समिति बनाई जाती है। समिति किसी अन्य योग्य व्यक्ति या परिवार जिसमें सभी आवश्यक योग्यताएं हैं सम्मिलित करने से रोक नहीं सकती है। सदस्य की कार्य दिवस इकाइयां के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है। वर्ष के अंत में प्राप्त लाभांश को सदस्यों पर उनकी कार्य के आधार पर बांट दिया जाता है।
प्रिय विद्यार्थी, इसमें बताया गया यह है कि देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, मैं अपने लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। आई मीन थोड़ा सा नॉर्मल में, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं। जैसे गांव के लोग, ऐसा होता है कि खुद का एक समूह बनाते हैं और उस समूह का नाम समिति के थ्रू, जो भी क्या होता है कि सभी अपने लोकल वाले जो गांव घर के रहते हैं एक ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, और जिनके पास जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए उनके पास पशु है, पशुधन है, उपकरण है, भूमि है, जो भी हो, एक जगह जमा करते हैं। ये किसी एक, है ना, वे सभी जो सामान होता है, उपकरण होती है, वो सारे चीज़ों किसी एक का ना होके पूरे समिति को हो जाती है। और उसका अधिकार कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं होता है, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति स्वयं स्वामी नहीं होता है। इसमें यह होता है कि उस साल भर इन समूह के थ्रू काम किया जाता है, और साल भर के बाद जो परिश्रमिक, आपको आपने पढ़ा था कि परिश्रमिक दिया जाता है। परिश्रमिक का मतलब साल भर के बाद जो उसको लाभ प्राप्त होता है, तो 3 महीना में जो भी फसल लगाए होंगे, धान गेहूँ जो उत्पादन होता होगा, हार्वेस्टिंग करते होंगे, उसमें जो भी प्रॉफिट मिलता होगा, उनके जो पशुधन था, जो थे उनके पास साधन, साधन के अनुसार, आई मीन उनके लागत कितना थी, और उसी हिसाब से उनके ये धन राशि को आपस में बांट लिया जाता है। तो एक खेती इस प्रकार की होती है। और चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे देखिए, एक और खेती है जो आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि सहकारी खेती प्रणाली, है ना, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिंग फार्मिंग। प्रिय विद्यार्थी, ध्यान में रखना कि इंग्लिश वर्ड याद रखना बहुत ज़रूरी है। कि कोऑपरेटिंग अगर याद रखेंगे तो इन फ्यूचर आपको बहुत ही काम आने, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो। इस वजह से आपको इंग्लिश में सिस्टम को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सहकारी खेती प्रणाली पूछ दिया कि सरकारी खेती प्रणाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बोलना पड़ेगा आपको कि कोऑपरेटिंग फार्मिंग। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इस प्रणाली में कृषक अपनी भूमि को पूर्ण अधिकार होते हुए भी कृषि प्रबंध, कृषि सुधार संबंधी कार्य अन्य कृषकों के साथ समित रूप से करते हुए सारे खर्चे सामूहिक रूप से वापस में पूरा कर लेते हैं। संपूर्ण लाभ में खर्च काटकर प्रत्येक कृषक को बचे हुए लाभ भूमि के क्षेत्र के अनुसार सहकारी खेती को अपनाने के लिए इच्छुक कृषक एक समिति में निर्माण करते हैं, और इस समिति सदस्य बनने के पश्चात किसी भी सदस्य कृषक को जिस कार्य हेतु सहकारी समिति बनाई गई, उस संबंध में व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र लेने या स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, और निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार समिति को होता है। कार्य व्यवस्थापन व संचालन की दृष्टि प्रबंध समितियां बनाई गई है, और इस समिति के सदस्य निर्वाचन सहकारी समिति के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ ये बताया गया है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा सहकारी खेती प्रणाली, है ना। जो सहकारी समिति जो प्रणाली है, जो भी है, तो इसमें होता ये है कि कृषक क्या करते हैं कि अब खुद का ग्रुप बनाते हैं। ये थोड़ा जो सामूहिक खेती था ना, जो बोला जाए तो कलेक्टिव कोऑपरेटिंग फार्मिंग से थोड़ा सम डिफरेंट है, क्योंकि यह सहकारी खेती प्रणाली है। इंग्लिश में बोले तो कोऑपरेटिंग फार्मिंग। इसमें भी वही होता है कि एक ग्रुप बनाते हैं, समिति गठन की जाती है, और उस समिति में अपने अपने कृषक पास जितने भी खेती होती है ना,
जिससे अपने अपने पास अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, वे उतने ही समूह में आपस में कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे उनके पास पैसा ही है, तो सभी ने क्या करते हैं, 5-5 हज़ार रुपये जमा कर लिए। और मान लीजिए कि अगर 5-5 हज़ार रुपये जमा किए, 10 अगर 10 व्यक्ति ने किया तो कितना हो जाएगा, लगभग 50 हज़ार रुपया, है ना। तो 50 हज़ार जो रुपया हो रहता है, वो पूरे 50 हज़ार रुपया को क्या करते हैं, खेती करने के लिए, है ना, फार्मिंग के लिए क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसको अच्छा से प्रॉफिट हो सके। तो एक गठन समिति निर्माण से आपको मैंने बताया, और उस समिति के थ्रू जो भी लाभ होता है, मान लीजिए उनको अगर 1 लाख रुपये कमाई होती है, तो उसमें से क्या करते हैं कि -50 हज़ार, है ना, 50 हज़ार को घटा के पूरे 50 प्रॉफिट बचा उसको आपस में बांट लेते हैं। इससे बड़ा लाभ ये है, थोड़ा समझना प्रिय दोस्तों, कि होता है कि मान लीजिए हर किसान खेती करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक समिति गठन की जाती है कि उस समिति के थ्रू खेती किया जा सके, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे वही होता है कि पैसे इकट्ठे करते हैं, और जब फसल उत्पादन हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, जब उसको बेच बिक्री कर लेते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं, उसका जो प्रॉफिट आता है, तो क्या करते हैं कि खर्चा को घटाकर जितना बचता है उससे आपस में बांट लेते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ दिया गया है टॉपिक, थोड़ा अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। भारत में निम्नलिखित 4 प्रकार के सहकारी कृषि समितियां प्रचलित है ना। भारत में अब जैसे हम लोग उस टॉपिक में पढ़े थे ना कि ये सहकारी समिति, तो यहाँ भी उसी का कुछ टाइप है जो भारत देश में चलते हैं, जिसमें कोई खास विषय नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ एक बार, फिर चलते हैं आगे। भारत में निम्नलिखित 4 प्रकार के सहकारी कृषि समितियां प्रचलित है। पहला है उसमें से सहकारी उन्नत खेती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिंग बेटर फार्मिंग। देन सेकंड है सहकारी संयुक्त खेती, जो कोऑपरेटिंग जॉइंट फार्मिंग। और तीसरा है सहकारी काश्तकारी खेती, कोऑपरेटिंग इंटेंसिव फार्मिंग। और चौथा है सहकारी सामूहिक खेती, जो कोऑपरेटिंग कलेक्टिव फार्मिंग, है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान में रखना है आपको कि किनकी कितनी ब्रांचेस हैं। उससे अच्छा बेटर आपको ये रहेगा कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और साथ में नोट करते जाइए। कम से कम मेरे साथ अगर नोट कीजिएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में याद ज़रूर रहेगा कि मैंने इतने पॉइंट लिखे थे, और इतने इनके ब्रांच होती है, शाखाएं होती है। आपके लिए ये बहुत इजी होगा। और आगे हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। एक टॉपिक को यहाँ पे व्याख्या किया गया है, तो देख सकते हैं कि सहकारी उन्नत खेती, जिन किसानों के पास छोटे जोत अथवा सीमित साधन होते हैं, ये किसी विशेष उद्देश्य से, जैसे ट्रैक्टर खरीदने, नलकूप लगवाने, उपज के लिए या उपज विपणन आदि के लिए सहकारी समिति बनाते हैं, जैसा कि नाम से विदित है। और इस प्रकार की समिति सदस्य कृषकों को खेती की उन्नत विधियों में से एक है। और जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूँ, जैसे हमारे नहीं, हर गांव में हर पंचायत के थ्रू एक ग्रुप चलाई जाती है, जो उस ग्रुप में जो सरकार से जुड़ी रहती है, किसानों को खेती करने के लिए
जैसे यहाँ बताया, खेती करने, कोई मुर्गी पालन, कुछ भी चीज़ करने के लिए वहाँ से लोन लेते हैं, जो कि 1% पे मिल जाती है। बहुत ही, तो मुझे लगता है कि शायद उसी तरह का कुछ एक नया स्कीम है जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, थोड़ा रुकिएगा, एक्चुअली यहाँ पे से कुछ टॉपिक बच गया था तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अपनाने में सहायता करती है और इसके अंतर्गत में भूमि की इकट्ठा नहीं की जाती और प्रत्येक सदस्य एक कृषक द्वारा अलग अलग खेती की जाती है। देखिए, इसमें हम लोग टॉपिक क्या था, सहकारी उन्नत खेती, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं कि कोऑपरेटिंग बेटर फार्मिंग। इसमें होता है कि सभी कृषक एक उस समिति तो गठन करते हैं, लेकिन इसमें कोई अपना खेत साधन को जमा नहीं करके एक जगह मतलब एकत्रित ना करके, इकट्ठा ना करके उन लोग अपने अपने खेत में ही फार्मिंग करते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक समिति के थ्रू वो चलाई जाती है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सहकारी संयुक्त खेती। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिंग जॉइंट फार्मिंग। संयुक्त खेती में संयुक्त रूप से खेती करने के लिए भूमि तथा अन्य संभव साधन एकत्रित किए जाते हैं। सदस्य किसान एवं प्रबंधकारी समिति को गठन करते हैं, जो कि खेती के लिए कार्य के संचालन तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। अगर सीधा सीधी बात कही जाए तो जो सहकारी संयुक्त खेती है, ये प्रशासन के द्वारा हैंडल की जाती है, लेकिन ग्रुप जो बनाते हैं, लोगों के द्वारा ग्रुप बनाई जाती है, लेकिन ये जो ग्रुप को संचालन जो है वो सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा चलाई जाती है। तथा सदस्य प्रबंधकारी समिति की देखरेख में कार्य करते हैं। एक बांट दिया जाता है कि उनका कार्य क्या है, कोई देखरेख करता है, कुछ ग्रुप को चलाता है। तो प्रत्येक सदस्य को उनको प्रतिदिन के श्रम की मजदूरी दी जाती है और वर्ष के अंत में सदस्य का लाभ बंटवारा उनकी भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में दिया जाता है। प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमि का स्वामित्व बना रहता है और समिति से अलग होने पर भी वो भूमि अलग कर सकता है। इसमें ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि आप ग्रुप में हैं तो आप ग्रुप से अलग नहीं हो सकते, आप ग्रुप से अलग भी हो सकते हैं और ग्रुप में साथ रह के भी आप खेत का मालिक आप ही रहेंगे, ना कि दूसरा कोई, और निर्णय भी खुद ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि देख रेख जो है, संचालन जो होता है वो सरकार के द्वारा होती है। इसमें इतना ही से डिफरेंट है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सहकारी काश्तकारी खेती, जिसको इंग्लिश में आपको पता है कि कोऑपरेटिंग इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। इस प्रणाली में भूमि सहकारी समिति की संपत्ति होती है और संपत्ति भूमि को उचित आकार के रूप में दिया जाता है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भूमि को उचित आकार के रूप में बांट दिया जाता है। उचित आकार का मतलब वो कहने के अनुसार कि जिनके पास जो क्षमता हो उनके अनुसार दिया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तथा प्रत्येक किस्तकार को लागन पर एक एक चेक दिया जाता है, जिन पर वे इच्छा अनुसार खेती करने के लिए स्वतंत्र। प्रिय विद्यार्थी, थोड़ा सा मेरा गला खराब हो गया है, तो हम लोग बात करते हैं सहकारी सामूहिक खेती। इस प्रणाली में भूमि पर सदस्यों को कोई अधिकार नहीं होता और भूमि का स्वामित्व समिति में निहित होता है। सदस्य संयुक्त रूप से खेती करते हैं और खेती का संचालन तथा प्रशासन
कार्यकारिणी की समिति के द्वारा की जाती है। लाभ को सदस्य द्वारा किए गए कार्य और उनकी लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो जैसे आपको मैंने पहले ही कई बार बता दिया है, यहाँ पे वही होता है कि जैसे आप जितनी आपकी लागत है और जितने आपने पूंजी लगाई, उसी के आधार पे, उसी के अनुपात पर आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया जाता है। और इस खेती अपनाने से भी लोगों को बहुत प्रॉफिट मिलता है। चलिए हम लोग राजकीय खेती के बारे में बात कर लेते हैं। ये इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है, फिर भी हम लोग ज़्यादा ही समय ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक ही बार में हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं, ताकि हम लोग पीछे मुड़ के देखना ना पड़े, है ना। तो चलिए हम लोग राजकीय खेती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट फार्मिंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि राजकीय खेती का प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है, और इस प्रणाली का प्रबंध व संचालन वेतनभोगी राजकीय कर्मचारियों के हाथ में होता है और श्रमिक द्वारा प्रतिदिन अथवा प्रति मास के आधार पर दिया जाता है। व्यवसाय की नीति निर्धारण में श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं होता, और इस प्रकार फर्म प्रायः प्रशिक्षण, प्रदर्शन अथवा अनुसंधान संस्थान के लिए होते हैं। राजकीय फार्म पर प्रायः प्रबंधक एवं श्रमिक दोनों ही प्रोत्साहन के अभाव के कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं। फलस्वरूप अधिकांश फर्म घाटे में चले जाते हैं, क्योंकि व्यवसाय की दृष्टि से लाभ कमाना इन फार्मों में उद्देश्य नहीं होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं और समझ आ गया होगा, तो विद्यार्थी इसमें बताना ये चाहते हैं कि राजकीय खेती जो है ना, जो सरकार के द्वारा कुछ प्रशिक्षण के लिए चलाई जाती है, तो उनका मकसद ही नहीं रहता है कि वो बिजनेस करे या उनसे प्रॉफिट कमाए, तो उसमें वैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, उदासीन करें तो कि एकदम नॉर्मल रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं रहता है कि नहीं हमारा घाटा हो जाएगा या प्रॉफिट लॉस हो सकता है ना। जिसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसमें जो संचालन जो करते हैं वो कर्मचारी होते हैं, जो कि वेतन भोगी होते हैं, मतलब वेतन लेने वाले होते हैं, और साथ ही लोकल मजदूर होते हैं, जिनको भी उनके प्रतिदिन या प्रति मास के आधार पर उनको मजदूरी दिया जाता है। तो चलिए, इसका मुख्य उद्देश्य केवल प्रशिक्षण के लिए रहता है, तो इनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। दिया गया है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो यहाँ पे जो पुराना डाटा है, इसे उतना कोई खास उपयोगी नहीं है रहने के लिए, लेकिन हाँ आपको 11th क्लास के लिए ये आपको काम दे सकती है। लेकिन शायद हो सके आपका नया पैटर्न आए, तो इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, इसमें यही बताया गया है। मैं थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ इस टॉपिक के बारे में। हमारे भारत देश में बोला जाए तो सबसे अधिक लोग हैं, 66%। मैंने पहले ही बताया कि 66% जो लोग हैं वो हमारे भारत देश में रहते हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत में जीवन निर्वाह करते हैं। और हमारे देश में सबसे अधिक किसान रहने वाले हैं। और आपने सुना होगा कृषि प्रधान देश इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे देश में सबसे अधिक किसान बहुत अधिक रहते हैं और आत्मनिर्भर हैं। हम लोग एक शब्द में यह कह सकते हैं कि, जिसे मैं अंडरलाइन करके दिखा दूँ आपको, शायद पढ़ ले हेडलाइन को। इसमें लिखा गया है कि हम कह सकते हैं कि कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह तो महत्वपूर्ण का एक हिस्सा है। कृषि क्षेत्र से योगदान जो भारत देश के लिए पूर्ति होती है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग जो हेडिंग जो आ जाता है यहाँ पे, थोड़ा आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ।
है ना। ये देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, कृषि विज्ञान की शाखाएं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बहुत कुछ अभी पढ़ा इतिहास के बारे में। अब हम लोग को इसकी कुछ ब्रांचेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग जान लेते हैं कृषि विज्ञान की शाखाएं। इंग्लिश में बोले तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। कृषि विज्ञान की एक विस्तृत विज्ञान है ना, जो विज्ञान के विस्तृत क्षेत्र को अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए निम्नलिखित विभाजित किया जा सकता है। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सिंपली सी बात कहूँ तो इसमें फसल उत्पादन, भूमि का प्रबंध किया जाता है और उनकी कुछ रूल्स होते हैं, नियम होती है, उनके बारे में यहाँ अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उद्यान विज्ञान, जो दूसरा टॉपिक है, हॉर्टिकल्चर साइंस। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, सब्जी एवं शोभायान पुष्पों तथा पौधों का उत्पादन, उपयोग, उन्नति एवं प्रशिक्षण के अध्ययन हेतु किया जाता है। तो इसमें साफ साफ यहाँ पे अंकित किया गया है कि इस ब्रांचेस में हॉर्टिकल्चर जो है, यहाँ पे सब्जी, शोभायान, शोभायान बोले शोभायान पुष्प यानी मतलब फूलों की खेती, और साथ ही उन्नत एवं प्रशिक्षण के लिए भी अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के कुछ डिपार्टमेंट है, उनके कुछ भाग हैं, उनकी डिटेल उसके भाग को हम लोग बात कर लेते हैं। उसके ब्रांचेस जो है हम लोग थोड़ा सा अंडरलाइन करके आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको शायद शो हो रही होगी। उद्यान विज्ञान को प्रमुख 4 विभागों में बांटा गया है, जैसे उसमें है फल विज्ञान, पोमोलॉजी, पुष्प विज्ञान, फ्लोरिकल्चर, तीसरा सब्जी विज्ञान, ओक्रिकल्चर, चौथा है फल प्रशिक्षण एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो तीसरा टॉपिक है, कृषि कीट विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्री एंटोमोलॉजी। विभिन्न फसलों में लगने वाले कीटों का जीवन का अध्ययन करना तथा उनकी रोकथाम के लिए अध्ययन करना इस शाखा के कार्य क्षेत्र है, क्योंकि कीट फसलों को कभी कभी बहुत हानि पहुंचाती है। फिर हम लोग चौथा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक सब तो अब बहुत ही अब आसान है, आप समझ रहे होंगे, तो मुझे इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं चौथा, पादप रोग विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। कृषि विज्ञान की इस शाखा में विभिन्न फसलों में लगने वाले रोगों के कारण, जीवन चक्र तथा रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अध्ययन किया जाता है। अब पादप रोग में आपको क्लियर है कि आप जो भी फसल लगाएंगे उसमें जो भी कीड़े रोग लगेंगे, उसके रोकथाम के लिए जो नियंत्रण किया जाता है उसका अध्ययन करना ही प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पांचवा टॉपिक जो है पादप अनुवांशिकी, है ना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लांट जेनेटिक्स। विभिन्न फसलों की जातियों, उनके गुणसूत्र की संरचना तथा विकास का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें ध्यान देने वाली बात है क्योंकि कोई भी जो पौधा बनती है उनके गुणसूत्र के आधार पर ही बनती है, और कौन पौधा किस गुणसूत्र से बना है ये सब ध्यान देने वाली बात है, जो आपको मैं आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। चलिए अभी के लिए इतना ही और हम लोग आगे बढ़ते हैं।
फिर छठा टॉपिक है मृदा रसायन विज्ञान, जिसको बोलते हैं सॉइल केमिस्ट्री। फसल उत्पादन के लिए भूमि और उसमें उपलब्ध तत्वों का महत्व वर्णनीय है। कृषि विज्ञान की इस शाखा में हम विभिन्न प्रकार की भूमि के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तत्वों की मात्रा एवं उपलब्धता तथा पौधे पर उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। मैं सीधा साफ शब्दों में कहूँ तो मृदा रसायन विज्ञान में आपको मृदा के भौतिक और रासायनिक तत्वों की अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। बोला जाए तो मिट्टी का प्रकार है ना, मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, कितने रंग की होती है, कौन सी मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है, इससे ये सब के लिए सॉइल केमिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सातवां टॉपिक कृषि यांत्रिकी। ये भी हमारे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एग्री इंजीनियरिंग है ना, जो कृषि यांत्रिकी हिंदी में बोलते हैं, कृषि विज्ञान की इस शाखा में हम विभिन्न प्रकार के उन्नत यंत्रों का प्रयोग, सुधार एवं उपयुक्तता का अध्ययन करते हैं। इसमें शॉर्टकट में दिए गए हैं, मैं अगर थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँ शॉर्ट में, तो इसमें क्या होता है, किसान के द्वारा जो भी यंत्र उपयोग किया जाता है उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने पटेवा का यूज किया, हल का यूज किया, है ना, कई सारे यंत्र हैं उन सब का, जैसे सीडरेटर, बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। तो हम आगे चलकर आपको बताएंगे। आठवां जो टॉपिक है भूमि संरक्षण विज्ञान, सॉइल कंजर्वेशन। कृषि विज्ञान की शाखा में प्रतिभूमियों का प्रयोग, मृदा कटाव, मृदा सुधार आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें खाली खेतों यानी प्रति खेतियों, मृदा कटाव और मृदा सुधार आदि के बारे में इसमें विशेष जानकारी दी गई है, जो आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा। फिर बात कर लेते हैं कृषि प्रसार, है ना, इंग्लिश में बोले थे एग्री एक्सटेंशन। कृषि विज्ञान के इस क्षेत्र में अनुसंधान के लाभ को कृषक तक पहुंचाना इस शाखा का मुख्य कार्य क्षेत्र होता है। मैं थोड़े से सरल करने की कोशिश करूंगा, सरल बनाने की। जो कृषि विज्ञान के शाखा जो होती है, जो अनुसंधान संस्थान है, उनको कृषकों द्वारा लाभ पहुंचाना इनका मुख्य कार्य होता है, जो कि इनका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं पशुपालन एवं दसवां टॉपिक जो है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, एनिमल्स हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। कृषि विज्ञान की इस शाखा में विभिन्न प्रकार के पशु जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट आदि का पालन पोषण, विधियां तथा चिकित्सा आदि का अध्ययन इस टॉपिक में किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अभी हमारे पास अभी और बहुत सारे टॉपिक हैं और 7 टॉपिक बचा है, फटाफट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। दुग्ध विधियाँ,
दुग्ध विज्ञान, दुग्ध विज्ञान जिसको इंग्लिश में डेयरिंग बोलते हैं। प्रिय विद्यार्थी, इसमें बता दूं कि इसमें हम लोग खासकर दूध के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे दूध का उत्पादन करना, संरक्षण करना और बाजार करना एवं दूध पदार्थों को रचना आदि का अध्ययन करना, किस तरह का स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुक्कुट पालन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। विभिन्न प्रकार के पंछियों जैसे मुर्गी, बत्तख आदि को पालना, रख रखाव तथा उनकी बीमारियों का रोकथाम आदि का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। इसमें साफ शब्दों में कहूँ तो इसमें डिटेल दिया गया है कि जिस टॉपिक में जिसका पालन किया जाता है तो उनके पालन पोषण के साथ साथ उसकी देख रेख का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आता है मधुमक्खी पालन, जो 13वां है। मधुमक्खी पालन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बी कीपिंग, मधुमक्खी का अध्ययन तथा उनके उत्पादन पदार्थों का उपयोग तथा उन फसल उत्पादन में योगदान का अध्ययन भी इस शाखा में किया जाता है। साफ साफ में कहूँ तो मधुमक्खी का पालन करना, मधुमक्खी द्वारा प्राप्त औषधि जो भी हो, या तो उनकी मधुर रस हो और उनका कृषि क्षेत्र में योगदान के बारे में इस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रेशम उत्पादन, है ना, जो 14 नंबर पे है, इंग्लिश में सेरीकल्चर। इस शाखा में विभिन्न प्रकार के रेशम कीट, उनको पालना, रख रखाव तथा रेशम उत्पादन की तकनीक का अध्ययन किया जाता है। ऐसे कीटों को पाला जाता है जिसमें कि उनको धागा प्राप्त हो। इसके बाद बात कर लेते हम लोग लाख उत्पादन, जिसको लाख कल्चर भी कहा जाता है इंग्लिश में। लाख कीटों का पालन, रख रखाव तथा प्रबंध, लाख उत्पादन तकनीकी आदि का अध्ययन कृषि विज्ञान की इस शाखा में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 16 नंबर पे, जो है मछली पालन, जिसको फिशिकल्चर बोलते हैं। मछली का आज एक प्रमुख आहार है एवं वसा प्राप्त का साधन है। मछली का उत्पादन, पालन पोषण एवं चिकित्सा तथा प्रजातियों का विकास आदि का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। हमारे इस वर्तमान काल में आप देखेंगे कि मछली की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बहुत सारे वसा की प्राप्ति होती है। और आपने कई बार सुना होगा, डॉक्टरों की सलाह रहती है कि आप मछली खाइए जिससे आपको प्रोटीन और वसा मिले, क्योंकि आपको कमी है इस टाइप का। तो मछली भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा बन चुकी है। इसके बाद लास्ट जो है 17वां, सुअर पालन। आज सुअर पालन कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखा का अंग बन चुका है, जो कि सुअरों का उत्पादन, पालन पोषण एवं चिकित्सा तथा प्रजातियों का विकास आदि का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। सुअर तो आप लोग जानते ही हैं, जिसको इंग्लिश में पिग बोलते हैं। कृषि विज्ञान में जीव विकास के कारण इनको भी कई अन्य शाखा में विभाजित की आवश्यकता है। यहाँ पे फिर हम लोग का एक नया टॉपिक शुरुआत हो जाती है, और इस टॉपिक का नाम है भारत में कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आई होप आपको भी उम्मीद होगी कि आप जैसे आप 11th पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ेंगे, 12th के बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे पीईटी का, उसके बाद आप भी इन्हीं यूनिवर्सिटी में जाएंगे, क्योंकि ये भारत के प्रमुख यूनिवर्सिटी हैं जिनका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे
कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है रहने के लिए। यहाँ पे जो भी चीज़ है याद करने वाली चीज़ है मैं दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक नीचे टॉपिक आ जाता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं अन्य संस्थान, है ना। ये सब चीज़ जो है यहाँ पे डिटेल दिया गया है, जो कि पूरी लिस्ट बन चुकी है। आप कहेंगे तो आपको मैं यहाँ से PDF दे दूँगा, है ना, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। तो हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में। कुछ जानकारी दी गई है, जो जानकारी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम सन 1929 में एम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी और इसी काउंसिल का नाम सन 1947 में परिवर्तित कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम जो है ना, जो संस्था का निर्माण हुआ था, जिनका नाम रखा गया था, उनका फर्स्ट नाम क्या था और फिर बाद में उनका क्या नाम रखा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सर्वप्रथम सन 1929 में एम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी। एक कॉलेज था जो कि सन 1947 में उसे नाम चेंज कर रख दिया गया। नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इंग्लिश में बोले तो ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे दिया गया कुछ, जैसे भारत कृषि अनुसंधान परिषद या कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत संस्थान, ICR DARA का वार्षिक रिपोर्ट 2002 और 3 के अनुसार दिया गया है। यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सभी सारे यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जानकारी दिया गया है। जैसे मैं एक दो बात कर लेता हूँ। जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, जो इनका कोड जो है 18/2004 मध्य प्रदेश में स्थापना हुआ, जो 1964 में हुआ था। आप इनकी ईमेल ID है पर्सनल, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इनके बाद बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, जो 49/20/01 छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ। इसका स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि छत्तीसगढ़ का जो कॉलेज है, हाँ, जिनका नाम IG के भी शॉर्टकट में बोला जाता है, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर जो है, इसका गठन कब हुआ था? इनका गठन 1988 में हुआ था। और जिसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। तो ये सारे पूरी लिस्ट है, और आपको इतने सारे लिस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर इन सबों को पढ़ाऊँगा तो बहुत ही समय जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, इसमें केवल कॉलेज का नाम है और उन कॉलेज को इसमें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है।
इसमें केवल याद करने वाली चीज़ है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। कहिएगा तो मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, तो जो स्टेट लेवल का कॉलेज है उनका डिटेल दिया गया है यहाँ पे, जो बहुत ही पुराना डाटा है रहने के लिए, लेकिन फिर भी ये अभी बहुत ही महत्वपूर्ण में से एक, क्योंकि इम्पोर्टेंट या तो फिर बेस्ट कॉलेज के नाम पे बोला जाए तो इन्हीं सब कॉलेज का नाम आता है, क्योंकि बहुत पुराने हैं और बहुत अब पहले से बहुत ही अच्छा बदलाव हो चुका है, बहुत सारे चीज़ अवेलेबल हो चुकी है, जो कि आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यदि अगर आप कभी विजिट करने जाएंगे तो। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं संस्थान एवं अन्य संस्थान। तो यहाँ पे शॉर्ट नेम जैसे सेंट्रल अभियान रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका शॉर्ट नेम बोले जाए तो करी बोलते हैं, है ना। तो करी कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में है, जो उत्तर प्रदेश के राज्य में है। इसी तरह सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च यानी केजरी, है ना, शॉर्ट नेम क्या है केजरी, जो जोधपुर में राजस्थान में स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, जिसका नाम CFTRI, जो मैसूर कर्नाटका में है। फोर्थ में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग CIAE, भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी CIPHT, लुधियाना पंजाब, लेकिन यहाँ पे पंजाब लिख दिया है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, कभी कभी प्रिंट करते वक्त भी गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। तो इतने सारी लिस्ट है और आपको ये सब पूरा याद कर लेना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे भी सब याद करने वाला ही टॉपिक है, तो इसमें ऐसा कुछ बताने वाली है नहीं कि मैं अलग से कुछ बताऊं। हाँ, अगर आप कहेंगे तो इनका मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद संक्षिप्त नाम जो है ना, यहाँ पे दिया गया है, सब उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा अलग अलग है। जैसे AICRP, इसका फुल फॉर्म जो है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, है ना। इस तरह बहुत सारे इसकी जो लिस्ट है आपको याद करना पड़ेगा। इनका मैं PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। और ये सारे डिटेल हैं। यहाँ पे थोड़ी से हम लोग पढ़ लेते हैं कृषि से संबंधित पत्र पत्रिकाएँ, क्योंकि पत्र पत्रिकाएँ भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे पत्रिका का नाम हिंदी से खेती, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नई दिल्ली, ये पहली पत्रिका थी। दूसरी पत्रिका जो है कृषि चयनिका उपरोक्त, फिर तीसरा है फल फूल, चौथा किसान भारती, चौथा है उन्नत कृषि। तो इस तरह के बहुत सारी लिस्ट दी